नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, एक बार फिर ब्लैक फंगस का खुलासा अब तक टाइम्स ने किया था। अब इसके अंदर बड़ा सनसनीखेज खुलासा और होने जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर आपको बता देते हैं, कांग्रेस का एक डेलीगेशन डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज से मिला था और काफ़ी लंबी चर्चा होने के बाद ना तो कांग्रेस के हाथ में कुछ लगा और ना ही डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज ने किसी भी तरह की हवा बाहर निकाली। मामला उलझता चला गया और आज एक ऐसे मोड़ पर आके रुक गया जहां पर 35 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। 125 पेशेंट भर्ती होने का दावा वीरेंद्र सिंह राठौर द्वारा किया जा रहा है। और हमने जो जानकारी ली मेडिकल कॉलेज से, हमारे पास जानकारी आ रही है कि 44 पेशेंट एडमिट हैं, 87 सस्पेक्टेड हैं। क्या बात है, सस्पेक्टेड। मेडिकल कॉलेज के अंदर एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज के अंदर, क्या मेडिकल लाइन के अंदर सस्पेक्टेड, जिसका कोई अर्थ नहीं है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ऐसा होना चाहिए। सीधी बात करेंगे वीरेंद्र सिंह राठौर से। और बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि यदि मेडिकल कॉलेज ने कांग्रेस को स्थिति ब्लैक फंगस को लेकर स्पष्ट नहीं की तो कांग्रेस मेडिकल कॉलेज का घेराव करने की तैयारी में है। हरियाणा सरकार की ईंट से ईंट बजाने की तैयारी में है। सीधी बात कर रहे हैं। आपको बता देता हूं, वीरेंद्र सिंह राठौर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके तुरंत बाद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस का मामला आप बेहद कोशिश कर रहे हो खुल जाए, क्यों नहीं खुल रहा? देखिए सुखीजा जी, लगातार ब्लैक फंगस से जो मौतें हरियाणा के अंदर हो रही हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 5 दिन पहले जब हमारा डेलीगेशन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर गया था, डायरेक्टर से मुलाकात की थी, उस समय जो डेथ थी वो 14 डेथ थी और 56 पेशेंट वहाँ एडमिटेड थे। आज समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है दैनिक जागरण में, उसमें मरीजों की संख्या 125 और जो डेथ है वो 35 बताई गई। हमारे सूत्रों से भी ये जानकारी मिली है कि लगभग इतनी ही डेथें कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर हो चुकी हैं। अब जानबूझ करके एक तो पेशेंट्स के संख्या को कम दिखाने के लिए डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज मैक्सिमम नंबर पेशेंट्स को सस्पेक्ट्स की लिस्ट के अंदर डाल देते हैं, ताकि सरकारी आंकड़ा ब्लैक फंगस का किसी के सामने ना आना। आपको टोक देता हूँ एक बार, मैं वीरेंद्र जी आपको टोक रहा हूँ। ये जो सस्पेक्टेड है, आपको क्या लगता है ये सस्पेक्टेड होता क्या है? देखिए, 2 तरह से टेस्ट किए जाते हैं। एक टेस्ट रैपिड टेस्ट है जो नाक से सैंपल लेकर के टेस्ट किया जाता है। दूसरा एमआरआई का टेस्ट है जो एमआरआई इसकी पुष्टि करती है। तो जो रैपिड टेस्ट के अंदर नेगेटिव आते हैं और वो पेशेंट्स एमआरआई के अंदर पॉजिटिव आए थे, उनको ये सस्पेक्टेड के अंदर डाल देते हैं। सस्पेक्ट में डालने के बाद पेशेंट्स के इलाज के अंदर जिस तरीके से इलाज मिलना चाहिए वो इलाज नहीं हो पाता। नतीजा ये है कि पेशेंट्स की मौत होती जा रही है। आप मौत का दर देखिए कि आज अगर 125 सभी तरह के पेशेंट्स मिलाकर के सस्पेक्टेड और नॉन सस्पेक्टेड हैं, 35 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसका मतलब डेथ परसेंटेज ऑलमोस्ट 35% है। परंतु अगर मैं डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज की बात को ही मान लूँ, अगर वो कहते हैं कि पेशेंट 44 हैं तो 35 अगर डेथ हो चुकी है तो इसका मतलब तो 80% से ज़्यादा डेथ रेट हो चुकी है। इसका मतलब ये है, अगर 5 दिन पहले पेशेंट्स की संख्या 56 थी, आज संख्या 44 है और 35 लोग मर चुके हैं, तो आप डेथ रेट का अंदाज़ा लगाइए। ये डेथ रेट इसका मतलब 45 और 50% से भी पार कर चुका है, अगर डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज की बात को ही बड़ा मान लिया जाए तो। परंतु ये समय आंकड़ों पे वाद विवाद का समय नहीं है, ये समय मरीजों की जान को बचाने का समय है। मरीजों की जान एक ही सूरत में बचती है, जब आप एम्फोटेरिसिन बी के कम से कम 5 इंजेक्शन प्रति पेशेंट प्रतिदिन का इंतज़ाम कराने में कामयाब हो जाए। आज जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले 3 दिनों से या तो इंजेक्शन्स आ नहीं रहे, अगर आ भी रहे तो 30 से 35 की संख्या में आ रहे हैं। अगर आज पेशेंट्स की संख्या 125 है तो मेडिकल साइंस के हिसाब से
कम से कम 500 से 550 इंजेक्शन जब तक प्रतिदिन नहीं आएंगे अगले 14 दिनों तक, तो इन पेशेंट्स को बचा पाना मुश्किल है। हमने पिछले हफ्ते भी कहा था कि अगर ये दवाई मिलनी शुरू नहीं हुई तो पेशेंट्स लगातार मरते जाएंगे। और डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेवार है। जिम्मेवार वो इसलिए हैं कि आज तक उन्होंने सरकार को कोई डिमांड ये नहीं भेजी कि कितने टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस डेली चाहिए। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, कितने टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस डेली चाहिए, ये डिमांड डायरेक्टर के द्वारा कभी नहीं भेजी गई। डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज सिर्फ पेशेंट्स की संख्या सरकार को बताते हैं और सरकार संख्या के हिसाब से एक इंजेक्शन प्रति मरीज के हिसाब से भेज देती है। आपको कैसे पता लगा कि डायरेक्टर ने डिमांड नहीं भेजी है? ये तो डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज के से हमारा जो डेलीगेशन मिला था, तो मैंने सबसे पहला सवाल उनसे किया था कि आप मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बताएं जिसमें ये लिखा हो कि आपने कोई डिमांड सरकार से की हो कि मुझे प्रतिदिन इतने इंजेक्शंस चाहिए, इंजेक्शंस की संख्या आपने सरकार से मांगी हो। परंतु उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम संख्या, इंजेक्शंस की संख्या नहीं मांगते सरकार से, हम टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बता देते हैं। तो ये तो सबसे पहला ही उस बात से साबित हो गया कि डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं नॉन सीरियस अप्रोच पेशेंट्स को लेकर के बनाए हुए हैं। वीरेंद्र जी आपको मैं टोक रहा हूँ, कारण टोकने का मेरा ये है, आप ओपोजिशन की पार्टी हैं, आप जनता को बचाने की आवाज़ को उठा रहे हैं, आप अधिवक्ता भी हैं। जब ये मामला लगभग पिछले 15-20 दिनों से चल रहा है और पैनिक होता जा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इस मामले की शिकायत की है जिन डॉक्टरों द्वारा खेल खेला जा रहा है? देखिए सुखीजा जी, 4 जून से इस बात को उठाने की शुरुआत हुई है और आज 11 तारीख है। 7 दिन में डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज ने 2 बयान दिए और दोनों बयानों में डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज ने कहा कि दवाई पर्याप्त मात्रा में करनाल मेडिकल कॉलेज में आ रही है। तो हमें डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज की बात के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। वो एक बड़े पद पर बैठे, संवैधानिक वो इतने बड़े मेडिकल कॉलेज को चला रहे हैं, तो हमें उनकी बात पर विश्वास करना पड़ेगा। परंतु दुर्भाग्य तो जब है कि जब अंदर से पेशेंट्स चीख चीख करके ये बता रहे हैं कि हमें इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा, हमें इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा। आज जब दैनिक जागरण ने ये भयानक आंकड़ा मौत का छापा, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज को ये चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे में डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज अगर सार्वजनिक रूप से 2 चीज़ें, पहला स्टॉक रजिस्टर पिछले 10 दिनों का कि किस दिन कितनी मेडिसिन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की फार्मेसी के अंदर इन्होंने रिसीव की एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन की, वो सार्वजनिक करे मीडिया और प्रेस के माध्यम के भाइयों के माध्यम से। नंबर 2, वो ये सार्वजनिक करे, कौन से डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करे कि किस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने ये लिखित मांग सरकार से की कि मुझे इतने इंजेक्शंस, हमें उस बात से सरोकार नहीं है कि कितने पेशेंट्स की संख्या उन्होंने भेजी, वो ये बताएं कि उन्होंने कब ये लिख करके भेजा कि मुझे इतने इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट पर डे है। जब आपने इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट, टोटल नंबर ऑफ़ इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं भेजी, तो मौत का जिम्मेवार कौन है? मेडिकल साइंस ये साफ कहती है कि कम से कम 4 से 5 इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी के, जिनका रिकवरी रेट 99% है, अगर वो दिए जाएं तो मरीज़ों को मरने से बचाया जा सकता है। परंतु मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पे मरीज को 1 या 2 इंजेक्शन, वो भी किसी किसी दिन, और कई कई दिन तो कोई इंजेक्शन भी मरीजों को नहीं लग पा रहा। 14 दिन तक लगातार 5 इंजेक्शन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तीसरा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हरियाणा में लगभग 1,500 मरीज हैं। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर का ट्वीट आए 1 हफ्ता हो गया। हेल्थ मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने 15,000 इंजेक्शन्स इंपोर्ट किए हैं। आम जनता अगर सुनेगी तो बहुत अच्छा मानेगी, लोगों को लगेगा 1,500 मरीज हैं, 15,000 इंजेक्शन हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने मंगा लिए। पर ये तो कोई उनको बताएगा जनता को कि एक मरीज को पर डे 5 इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है और 14 दिन तक लगातार रिक्वायरमेंट है। अगर 1200 मरीज हरियाणा में ब्लैक फंगस के आज हैं, तो आज जिस समय हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस समय हरियाणा के अंदर कम से कम 6 से 6,500 इंजेक्शन प्रतिदिन चाहिए। अगर वो 15,000 इंजेक्शन पहुँच भी जाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलेंगे।
अगले 13 दिन हरियाणा और हरियाणा के मेडिकल कॉलेज क्या करेंगे। ये इसलिए भी है कि मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर अगर संख्या को सही मायने में डिमांड करते तो हरियाणा सरकार पे दबाव बनता, परंतु ऐसा ना करके वो हरियाणा सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए मीडिया के अंदर बारी बारी यह बयान दे रहे हैं कि दवाई पर्याप्त मात्रा में आ रही है। हो क्या रहा है कि अगर 40 पेशेंट हैं, 40 इंजेक्शन आए तो एक एक इंजेक्शन सबको लगा दिया। 50 mg का इंजेक्शन गया, शरीर के अंदर पूरे दिन के अंदर 300 mg की रिक्वायरमेंट है या 250 mg की रिक्वायरमेंट है, वो डोज उनके अंदर नहीं जा पा रही। वो सारा जो इंजेक्शन या दवाई उनको दी जा रही है वो वेस्ट हो रही है और वो मौत के नज़दीक पेशेंट को लेकर के जा रही है। इसीलिए लगातार डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। हमारा कंसर्न, हमारी चिंता हमारे लोग हैं, क्योंकि हमारे लोग कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं। हम ये सब लोग हमारे अपने, हमारे प्रदेश के लोग हैं। इनको दवाई की कमी से मरने से हमें बचाना होगा और बचाने के दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज सीधे तरीके से, ठोस तरीके से सरकार से डिमांड रखे एक्चुअल स्थिति के हिसाब से। दूसरा, अगर 48 घंटे में हालातों को ठीक नहीं किया गया, हमें मजबूरी में डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज का घेराव करके, डायरेक्टर का घेराव करके ये प्रेशर सरकार के ऊपर बनाना होगा कि मरीज़ों को पर्याप्त मात्रा के अंदर एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन की सप्लाई हरियाणा के प्रत्येक अस्पताल के अंदर शुरू की जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री वो करनाल आए, उन्होंने अगर वो सीरियस होते तो वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जाकर के ब्लैक फंगस के पेशेंट्स की स्थिति का जायजा लेते, परंतु वो मीडिया में एक बाइट दे करके कि 8000 इंजेक्शन मैंने मंगा लिए हैं कह करके सीधा चंडीगढ़ वापस चले गए। मैं पूछना चाहता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि क्या मैथमेटिक्स और मेडिकल साइंस के अनुरूप आपका बयान था? आपका बयान एक बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान था। 8000 इंजेक्शन 1.5 दिन भी हरियाणा के ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। अगले 13 दिन तक क्या उन लोगों को बगैर इंजेक्शन के मरने के लिए, अस्पतालों में तड़पने के लिए छोड़ने का काम करेंगे? कौन जिम्मेवार होगा? और एक और बात मैं सुकीजा जी कहना चाहता हूँ, एक लॉयर होने के नाते ये केस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इसलिए है कि इंजेक्शन की सप्लाई को सरकार ने अपने हाथ में लिया है। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को, हर प्राइवेट इंपोर्टर को इस इंजेक्शन को इंपोर्ट करने से बैन लगाया है और अपने हाथ में जिम्मेवारी ली है। अगर सरकार ने अपने हाथ में जिम्मेवारी ली है और पूरे देश में एम्फोटेरिसिन बी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा, तो जो भी डेथ इंजेक्शन की कमी से हो रही है उसकी लीगल जिम्मेवारी नेग्लिजेंसी की कंपनसेट करने की उस मृतक के परिवार को सरकार की बनती है। अगर सरकार कंपनसेट नहीं करती जो आज तक मौतें हुई हैं, तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को ही बताना चाहता हूं कि उनका कानूनी अधिकार है, जिनके लोग दवाई की कमी से, ब्लैक फंगस से जिनकी डेथ हुई है, वो खड़े हों और सरकार के खिलाफ कंपनसेशन के केसेस कोर्टों के अंदर डालें। मुझे पूरा विश्वास है देश की न्याय व्यवस्था के अंदर, देश की न्याय पालिका इन सब लोगों को न्याय करेगी। और सरकार अब भी चेत नहीं रही है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सरकार अगर समय रहते घंटों के हिसाब से अगर नहीं चेती तो सबकी जो ब्लैक फंगस से मौतें हो रही हैं उनकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। करनाल में हो रही मौतों की जिम्मेवार कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर। राठौर साहब, सरकार तो पूरी तरह से जिम्मेदार है, आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन ऑपोजिशन क्यों सोया हुआ है? वो क्यों नहीं अभी तक इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश स्तर पर बड़ा प्रदर्शन क्यों नहीं करता? क्यों नहीं ऊपर तक कंप्लेंट्स करता? क्या कारण है? कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करता? और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या क्या करना चाहिए जिससे इन लोगों को बचाया जा सके? देखिए, सेंट्रल लेवल पे आदरणीय राहुल गांधी जी की बात हो, प्रियंका गांधी जी की बात हो, सोनिया गांधी जी की बात हो, आप लगातार 15 दिन से राहुल जी के ट्वीट्स निकाल करके देख लीजिए, उनके सोशल मीडिया में उनका मैसेज निकाल करके देख लीजिए, लगातार वो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। प्रियंका जी की बात करूं, प्रियंका जी लगातार एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की बात को लगातार उठाने का काम कर रही हैं। प्रदेश स्तर पे कुमारी शैलजा जी लगातार ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की डिमांड की पूर्ति करने के लिए मांग उठाने का काम कर रहे हैं। करनाल की मैं बात करूं, लगातार तमाम कांग्रेस के लीडर्स हम लोग
ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की डिमांड को उठाने का काम यहाँ लोकल लेवल पे कर रहे हैं। परंतु मुझे अफसोस है कि इतनी डिमांड उठने के बावजूद भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10 मिनट का समय निकाल करके मेडिकल और डोजेज की कैलकुलेट करने का समय उनके पास नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि अगले 48 घंटे के बाद घोर घेराव होगा डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज का। ऐसा घेराव होगा कि आज तक उन्होंने देखा नहीं होगा। राठौर साहब, मुख्यमंत्री जी जब करनाल में आए थे, अभी 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि ब्लैक फंगस को लेकर स्थिति बड़ी कंट्रोल में है, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और मेडिसिन पूरी है। और आप मुख्यमंत्री जी के बयान को घुमा के प्रस्तुत कर रहे हो, आपको क्या लगता है? जी, मैं कहाँ घुमा के प्रस्तुत कर रहा हूँ? मुख्यमंत्री जी को सुखीजा जी आप पढ़ा दो, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो हैरिसन कहती है। ये मुख्यमंत्री जी को भेज दो। जितने भी प्रदेश में डॉक्टर बन रहे हैं, जो लोग बनते हैं, वो इस किताब को पढ़ते हैं, पूरे विश्व के किताब डॉक्टर पढ़ते हैं। ये किताब कहती है, दिखाइए भाई ये किताब, दिखा दो भाई, हैरिसन दिखा दो एक बार। ये मुख्यमंत्री जी को दिखा दो। ये कहती है शायद पढ़ ले इसको कि इसके हिसाब से कम डोज भी हो तो 5 इंजेक्शन हर पेशेंट को रोज़ चाहिए। ये दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हैरिसन्स का वॉल्यूम 1 है। इसके अंदर और भी बड़े वॉल्यूम्स आते हैं, मैंने कुछ किताबें मैंने भी पढ़ी हुई हैं। तो वॉल्यूम्स पार्ट 1 है ये, और इसके अंदर जो डिफाइन किया जा रहा है, जिसको सामने लाया जा रहा है, वो एक इस पुस्तक के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका पार्ट है। राठौर साहब, लीगल यदि मैं बात करूं, सरकार की जो नेग्लिजेंसी सामने आ रही है उस पर हम लीगल बात करें, तो आपको क्या लगता है कि लीगल क्या क्या हो सकता है जिससे लोगों की जानों को बचाया जा सके? देखिए, राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अधिकार दिया है। सरकार ने मेरे राइट टू लाइफ की जिम्मेवारी ले ली कि आपको दवाई प्राइवेट सेक्टर से परचेज नहीं करनी है, आपको दवाई सरकार खुद स्वयं प्रोवाइड करेगी। तो सरकार ने जब ओनस अपने ऊपर ले लिया मेरी लाइफ को बचाने का, और जब मैं बीमार हुआ तो मुझे वो दवाई सरकार के द्वारा पहुंचाई नहीं गई, जिसकी वजह से लगातार मौतें हो रही हैं। तो सीधा सीधा इसे वाइकीरियस लायबिलिटी बोलते हैं। वाइकीरियस लायबिलिटी सरकार की है। अगर सरकार की नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई मौत होती है तो उसको सीधा सीधा कॉम्पनसेशन कितना होना चाहिए? वो तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, वो कितना कॉम्पनसेशन क्लेम करता है कोर्ट से। परंतु कॉम्पनसेशन क्लेम करने का राइट निश्चित रूप से मृतक और उसके मृतक के परिवार के पास रहेगा, जिनको दवाई की कमी के चलते जिनकी डेथ हुई है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार आने वाले दिनों में व्यापक रूप से फंसने जा रही है, एक्सपोज होने जा रही है। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लोगों के अधिकार क्या हैं, वो पूरे के पूरे हम जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करेंगे आने वाले समय में कि उनके साथ किस बर्बरता के साथ हरियाणा सरकार ने बिहेव किया। और ना केवल डैमेजेस, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का भी एक मामला है। राठौर साहब, मेरे को लगता है कि सरकार को एक मेडिकल के आधार पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें किसी भी तरह की कोई भी नेग्लिजेंसी होती है। कोविड को लेकर यदि बात करें, अब कोविड के ही कारण ब्लैक फंगस हो गया, और ब्लैक फंगस से जो मरने वाले लोग हैं उनको सरकार को निर्धारित नहीं करना चाहिए 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपया कम से कम, यदि कोई भी दवाई की कमी से या मेडिकल की नेग्लिजेंसी से, डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से वो मारे जाते हैं, गुजर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको कंपनसेट सरकार द्वारा डिसाइड करना चाहिए। और लाइबिलिटीज़ जो है, जो भी संस्थान है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो वहाँ पर ये पूरी तरह से एक मैसेज देना चाहिए सरकार को, यदि कोई भी ब्लैक फंगस से एक्सपायर होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होगी तो वो कंपनसेट देना पड़ेगा। कैसा सवाल करते हो सुखीजा जी आप? आपने एक मुहावरा सुना, कौन सा? जब बाड़ी खेत को खाने लगे तो खेत को कौन बचाए? यहाँ बाढ़ जो खेत को खा रही है, डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं वो ही खेत को खाने लग रहे हैं। वो क्यों खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं कि जब वो ही नहीं बता रहे कि टोटल इंजेक्शंस कितने चाहिए, तो किसी को मरने से कौन बचाएगा? खेत ने तो बर्बाद होना है।
जब वो मैं कह रहा हूँ लाइबिलिटीज डाल दें इनके ऊपर, वो तो इनकी डलेंगे, जिम्मेदारी वो तो निश्चित कर दें, वो निर्धारित कर दें। तो ऑटोमेटिक है, वो तो कानून ने दे रखी है। वो लाइबिलिटीज़ तो कानून में डिफाइंड है, कोई डालने की आवश्यकता नहीं है। साबित करने की आवश्यकता है कि ये नेग्लिजेंट है, और वो साबित हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज सरकार का बचाव करेंगे, जैसे जैसे वो कहेंगे कि 40 इंजेक्शन पर्याप्त हैं 125 पेशेंट को हर रोज़ ट्रीट करने के लिए, वो लोगों के क्लेम्स को और मजबूत करते चले जाएंगे। तो मुझे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जिस डायरेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था, वो एक कमज़ोर व्यक्ति के रूप में सरकार के दबाव के अंदर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं, लोगों के सामने सच सामने नहीं आने देना चाह रहे। डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि सबसे पहले कल सार्वजनिक उन्हें करना चाहिए कि कितने इंजेक्शन उनके स्टॉक में प्रतिदिन पिछले 10 दिनों तक आए। अगली बात तो वो बाद की बात है, वो पहले स्टेप पे खड़े उतर जाए। उस दिन हमारा डेलीगेशन जब मिला, हमने मांग की, उन्होंने असमर्थता जाहिर की। हम जानते हैं अगर उस दिन वो डॉक्यूमेंट दे देते तो पूरी दुनिया के सामने हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य मंत्री एक्सपोज हो जाते। वो अभी भी डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करना नहीं चाहते। अगर डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज साफ़ है, अगर उनकी नीयत साफ़ है, तो सुबह सबसे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और करनाल को बताएं कि उनके मेडिकल कॉलेज में पिछले 15 दिनों में या 10 दिनों में प्रतिदिन कितने इंजेक्शन का स्टॉक है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राठौर साहब, ये कब आप करेंगे ये वाला जो घेराव करना है? हम तो घेराव के मोड में ही रहते हैं। कोई टाइम कोई? हमने 48 घंटे टाइम दिया। कल आप प्रेस उनसे बाइट ले लीजिएगा। डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज ने कल अगर हमारी तीनों डॉक्यूमेंट जो हमने मांगे आप लोगों के माध्यम से अगर सार्वजनिक कर दिए तो ठीक है, नहीं तो परसों फिर हम घेरेंगे और घेरने के बाद सारा रिकॉर्ड लेकर के उठेंगे। जी दोस्तों, ये थे वीरेंद्र सिंह राठौर। आपको बता देते हैं पूरा खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान हो चुका है, और जंग के अंदर समय दिया गया 24 और 24, यानी 2 दिन का 48 घंटे का अल्टीमेट जारी कर दिया है। अगर डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज मीडिया के सामने आकर स्थिति को स्पष्ट नहीं करते तो कांग्रेस तैयार है घेराव करने के लिए। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।